नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। व्यंजन संधि के बाद हम आज विसर्ग संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, अगर बीच में कभी भी उसको स्किप मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर बीच में आप लोगों का कुछ डाउट है या प्रश्न है, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों का डाउट लिख के भेजेंगे तो मैं उसका हल करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो को भी आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आइए आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग संधि किसे कहा जाता है? विसर्ग संधि हम लोग किसे कहते हैं? ये विसर्ग संधि को हम संधि प्रकरण के पार्ट 1 में विस्तार से समझाए। फिर से हम आज थोड़ा सा हम बोल देते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं ना। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन, अर्थात विसर्ग के साथ अगर स्वर अथवा व्यंजन का संधि होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। और ये विसर्ग संधि कितने प्रकार के होते हैं मैं इधर दे दिया हूं। तो इधर में पहले नंबर में दिया गया है सत्तो सत्तो सत्तो, मतलब विसर्ग का 3 स होता है। तालव्य से हलंत होता है, दंते से हलंत होता है और मूर्धन्य से हलंत होता है। उसके बाद विसर्ग का उ हो जाता है जिसको बोला जाता है उत्तो। फिर नंबर 3 में दिया गया है विसर्ग लोप लिख दिया गया है। इसका मतलब होता है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग मिट जाता है। फिर विसर्ग का र बन जाता है, ये नंबर 4 में दिया गया है। फिर विसर्ग का जो इधर भी दिया गया है विसर्ग लोप हो जाता है और स्वर वर्ण का ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर बन जाता है। जब हम पढ़ाएंगे उसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे। फिर अंत में उसका जो विशेष है कुछ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले सत्तो 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 ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं कि ये जो नंबर 1 में लिख दिया है इसमें सत्तो 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 3 है, इसलिए क ख ग में हम लोग उसको समझाएंगे। पहले सत्तो मतलब तालव्य, विसर्ग का तालव्य बन जाता है। तो इसका मतलब होता है किसी भी शब्द का अंत में, मतलब पहले शब्द का अंत में विसर्ग होगा। जैसे रामः, देवः, वृक्षः, मृगः, इस तरह इसमें अ के जो देवाः, मृगः, किसी भी शब्द के अंत में विसर्ग होगा। उसके बाद अगर च वाला कोई शब्द होगा या छ वाला कोई शब्द होगा या तालव्य वाला कोई शब्द होगा तो होने से क्या होगा ना, विसर्ग के स्थान पर तालव्य हलंत, हलंत तालव्य का आदेश हो जाता है। मतलब विसर्ग तालव्य में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इधर पहले एग्जाम्पल में लिख दिया गया है एकः जो चंद्रः। तो एकः चंद्र में देखिए यहाँ पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण होता है विसर्ग। ये जो विसर्ग है वो विसर्ग को हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद च वर्ण है। एक दूसरा शब्द जो होता है उत्तर पद उसको बोला जाता है। उत्तर पद का पहला वर्ण होता है च, इसलिए इसमें क्या होता है विसर्ग का हम लोग तालव्य, आधा तालव्य या तालव्य हलंत बना देते हैं। जब तालव्य हलंत के साथ अगर च मिल जाता है तो च हो जाता है, इसलिए एकः जोड़ चंद्रः एकश्चंद्रः। उसका दूसरा एग्जाम्पल च का दे दिया गया है, फिर छ का देते हैं एतः जोड़ छात्रः। एतः का पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, और दूसरा शब्द का उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, छ है। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, तालव्य बन जाएगा, माना हलंत तालव्य बन जाता है। तो हलंत तालव्य के साथ छ मिल जाने से इस छ होता है, इसलिए एतः जोड़ छात्रः एतश्छात्रः। फिर तीसरा एग्जाम्पल भी देते हैं च छ तालव्य का एग्जाम्पल देते हैं कि रामः जोड़ शोभते। रामः पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण होता है विसर्ग है, और शोभते उत्तर पद का पहला वर्ण तालव्य है, और तालव्य इसलिए उस विसर्ग का तालव्य बन जाता है, मतलब हलंत तालव्य बन जाता है। इसलिए रामा जो शोभते, ये विसर्ग का देखिए इधर आधा तालव्य लिख दिया गया है और यहाँ शोभते रामा जो शोभते रामस शोभते। उसके जब हम संधि तोड़ते हैं, क्योंकि संधि जोड़ना भी आता है संधि तोड़ना भी आता है परीक्षा में,
अगर संधि तोड़ते हैं हरिश्चंद्र, मानिए कि हरिश्चंद्र आया है, तो हरिश्चंद्र में इसे पता चलता है यहाँ च जो होता है, इधर जो च है, इस च को अगर तोड़ेंगे तो ये तालव्य विसर्ग से बना है, इसलिए उसको हम विसर्ग बना देंगे, फिर लौटा देते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये तालव्य को विसर्ग बना देते हैं, और बना देने से होता है हरि ही, उसके बाद जो वार्ड होता है चंद्र उसको लिख देते हैं, इसलिए हरिश्चंद्र हरि ही जोड़ चंद्र हरिश्चंद्र। फिर दूसरा आता है सत्तो, ख में उसको मैं लिखा हूं दंतेश, मतलब विसर्ग में दंतेश का आदेश हो जाता है, मतलब विसर्ग इज कन्वर्टेड इनटू दंतेश हलंत। तो कब दंतेश बनेगा ना, तो इसके बाद, मतलब उत्तर पद का पहला वर्ण जब त हलंत, थ हलंत और दंतेश हलंत वाला कोई शब्द होगा, तब जाके विसर्ग में दंतेश आदेश हो जाता है। जैसे देखते हैं पहला एग्जाम्पल, उन्नतः जोड़ तरुः। देखिए पहला शब्द है पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है विसर्ग, और उत्तर पद का पहला वर्ण होता है त। इसका मतलब हमारा नियम लागू हो जाता है। तो विसर्ग के बाद त होने से ये विसर्ग क्या हो गया ना, विसर्ग के स्थान पर दंतेश हो गया, दंतेश हलंत हो गया। तो दंतेश हलंत के हलंत में अगर त मिलाएंगे, स हलंत जोड़ त स्त हो जाता है, इसीलिए उन्नतः जोड़ तरुः उन्नतस्तरु। ठीक है, समझ में आता है। तो दूसरा एग्जाम्पल त का फिर थ का देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्षिप्तः जोड़ थुत्कारः। क्षिप्तः पहला शब्द है, वह पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, और विसर्ग के बाद जो उत्तर पद है, उत्तर पद का व दूसरा पद जो बोला जाता है, उत्तर पद बोल सकते हो, दूसरा पद भी बोल सकते हो, तो उसका पहला वर्ण थ है। मैं पहले बोल चुका हूं, कोई स्टूडेंट बोल रहे थूत है और थ कैसे आया। अगर थू को तोड़ते हैं थ हलंत जोड़ उ, इसका मतलब होता है कि थ हलंत है, इसीलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंतेश हलंत हो जाएगा। ये दंतेश हलंत के साथ अगर थ मिल जाता है थ हो जाता है, अगर थू मिल जाता है स्थू हो जाता है, इसलिए क्षिप्तः जोड़ थुत्कारः क्षिप्तस्थुत्कारः। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल दंतेश का देते हैं, भक्तः जोड़ सेवतः, भक्तः जोड़ सेवते। तो पहला जो पूर्व पद होता है भक्तः, उसका अंतिम वर्ण होता है विसर्ग, उत्तर पद का पहला वर्ण होता है दंतेश, इसलिए क्या हो जाएगा, या विसर्ग का दंतेश बन जाएगा, मतलब दंतेश हलंत बन जाएगा। इसीलिए भक्त जोड़ सेवते भक्त सेवते, उसको और तोड़ेंगे। जैसे नद्यास्तटम, नद्यास्तटम मतलब होता है, उसको तोड़ेंगे कि नद्यास्तटम का ये जो स्त है, स्त ये जो दंतेश किससे बना है, विसर्ग से बना है, फिर उसको विसर्ग बना देते हैं, इसीलिए नद्याः, फिर उसके बाद क्या है तटम, इसीलिए इधर तटम लिख दिया गया। नद्यास्तटम को और तोड़ेंगे तो नद्याः जोड़ तटम। अभी गांव में जैसे तालव्य दंतेश फिर विसर्ग का मूर्धन्यस बन जाता है, उसको सत्तो। विसर्ग के बाद मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा विसर्ग, उसके बाद अगर ट या ठ या मूर्धन्यस वाला कोई शब्द रहता है, इसका मतलब होता है उत्तर पद का पहला वर्ण ट वाला, ठ वाला या मूर्धन्यस वाला कोई भी पद रहता है, तो क्या हो जाएगा, या विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्यस का आदेश हो जाता है, मतलब विसर्ग इज कन्वर्टेड इनटू मूर्धन्यस हलंत। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल तीक्ष्णः जो टंकारः। देखिए ये पूर्व पद है, मतलब पहला पद है, पहला पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, उसके बाद ये ट है, ट वाला कोई शब्द है, तो इसीलिए क्या हुआ ना, विसर्ग का मूर्धन्यस में परिवर्तित हो गया, इसलिए तीक्ष्णः फिर विसर्ग में मूर्धन्यस बन जाने से मूर्धन्यस हलन जो ट क्या हो गया ट, इसलिए तीक्ष्णः जो टंकारः तीक्ष्णष्टंकारः, तीक्ष्णष्टंकारः। दूसरा एग्जाम्पल ठ में देते हैं, रामः जो ठक्कुरः। देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण होता है ठ, इसलिए विसर्ग में क्या बन जाएगा, मूर्धन्यस हलंत बन जाएगा। अब मूर्धन्यस हलंत जो ठ हो जाएगा ठ, तो रामः जो ठक्कुरः रामष्ठक्कुरः, रामष्ठक्कुरः। इधर थोड़ा सा गलत लिखा गया है दोनों विसर्ग, इसलिए इधर लिख दिया जाएगा रामष्ठक्कुरः, रामष्ठक्कुरः। तो अभी विसर्ग में
मूर्धन्य बन गया है और उसके साथ ठ मिल गया है, रामा जो ठक्कुरः, रामश ठक्कुरः। फिर तीसरा एग्जाम्पल में मूर्धन्य वाला देंगे तो गजः जो षष्ठः। देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण मूर्धन्य है, इसलिए विसर्ग का मूर्धन्य बन जाएगा। तो विसर्ग के आधा मूर्धन्य बन जाने से, विसर्ग हलंत बन जाने से क्या होगा, उसके साथ जोड़ देने से गजः जो षष्ठः, गजः षष्ठः। ये षष्ठः लिख दिया गया, ये विसर्ग में मूर्धन्य आधा मूर्धन्य बन गया है। इसलिए कोई कंफ्यूज में आ जाएगा कि इतना मूर्धन्य कैसे है, लेकिन पहले तो मूर्धन्य में है और ष्ठ है, इसलिए दो मूर्धन्य है, इसलिए एक मूर्धन्य फिर बन गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए गजः जो षष्ठः, गजः षष्ठः। ठीक है, अगर उसको तोड़ेंगे, देखिए इसमें काश टिकट है, ऐसा अगर आएगा परीक्षा में काश टिकट है। देखिए यहाँ टी है, मतलब मूर्धन्य में ट मिला गया है, इसे पता चलता है मूर्धन्य किससे बनता है, विसर्ग से बनता है। अगर मूर्धन्य को अगर हम लोग उसके पहले रूप में लौटाएंगे तो विसर्ग बन जाएगा। इसलिए कहा जो कश टिकते को अगर तोड़ेंगे, कहा जोड़ टिकते। अभी विसर्ग संधि का सत्व 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 3 सा करने के बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखते हैं उत्तो है, माने मतलब विसर्ग में ऊ बन जाता है। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि उत्तो का भी 2 पॉइंट है। उत्तो कहाँ होता है, देखिए पहले सूत्र में लिखा गया है, यहाँ विसर्ग से पहले अ है। आपको याद दिलाने के लिए फिर से बोलता हूं, पहले जो स है जो हम लोग बनाए हैं, उसके लिए एक छोटी सी बात मैं बोलता हूं कि विसर्ग संधि का जो तालवेश हलंत, मूर्धन्य, दंतेश हलंत और मूर्धन्य हलंत बनता है, तो कोई भी शब्द में अगर अंत में विसर्ग होता है, मतलब अह, आहा, इही, उहु, एहे, अही, कुछ भी मतलब स्वर बनने के बाद अगर विसर्ग होता है और उसके बाद च, छ, तालवेश, त, थ, दंतेश, ट, ठ, मूर्धन्य होता है, तो विसर्ग में यथाक्रम से तालवेश हलंत, दंतेश हलंत और मूर्धन्य हलंत बन जाता है। मतलब होता है कि ये जो च हलंत, छ हलंत और तालवेश हलंत, त हलंत, थ हलंत और दंतेश हलंत, ट हलंत और ठ हलंत और मूर्धन्य हलंत, दीज 9 लेटर्स आर, ये 9 लेटर्स, 9 वर्ण सिर्फ डायरेक्टली विसर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जो विसर्ग संधि बनता है, ये विसर्ग, उससे पहले वाला स्वर वर्ण, उसके बाद वाला वर्ण, ये तीनों को आपको देखना पड़ता है। तो आइए हम लोग उसी लिए चलते हैं कि ये विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले अ होगा, उसके बाद अ होगा। मतलब होता है कोई भी शब्द का, जैसे मानिए कि रामः, सः, एषः, कुछ भी अगर शब्द में लेंगे तो रामः का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या है, राम, म में अ है, इसका मतलब विसर्ग से पहले अ है। उसके बाद कोई भी अ वाला, कोई भी उत्तर पद का पहला जो वर्ण होगा अ वाला होगा, तो क्या होगा, ये विसर्ग में ऊ बन जाता है। ये होने से विसर्ग का ऊ बन जाता है और अ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है, उसको मात्रा में ब्रैकेट में दिया हूं, और ये अ का अवग्रह बन जाता है। आइए हम लोग उसको एनालिसिस करके देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में दिया हूं सह जोड़ अपि। देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले ये स में अ है, इसका मतलब होता है ये सह का मतलब अह। यह हमें क्या हुआ, पहला स्टेप को हम लोग तोड़ देते हैं, तो स हलंत जोड़ अ, फिर विसर्ग जोड़ अपि। दूसरे स्टेप में लिखा गया है स हलंत, ये अ और उ, ये विसर्ग और अ, ये जो मिलकर, ये विसर्ग और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएगा, नहीं, ये विसर्ग का उ बन जाता है, विसर्ग का उ बन जाता है और ये अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। और एक बार रिपीट करता हूं, ये विसर्ग स हलंत जोड़ अ, फिर विसर्ग जोड़ अपि, ये स को हम तोड़े हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या किए, स अ, ये विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग का उ बन जाता है। विसर्ग का उ बन जाने के बाद ये अ और उ मिलकर गुण संधि हो जाता है, अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। फिर स हलंत जोड़ ओ क्या हो गया, सो हो गया, और ये अ का क्या हो गया, ये अवग्रह हो गया, अवग्रह का चिन्ह इस तरह। तो हम लोग सह जोड़ अपि, सोपि, ये एक फॉर्मूला टाइप में हम लोग इस तरह समझते हैं। अगर हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, अगर विसर्ग को
फिर ऊ बनाते हैं, फिर और ऊ मिलकर ओ करते हैं। ये ना करके किसी शब्द के अंत में, मतलब पहले शब्द का अंत में अगर अह होता है, मतलब अह इस टाइप का अगर कुछ शब्द रहता है, रामः, देवः, वृक्षः, इस तरह का कोई शब्द रहता है, तो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, ये अह को ओ बना दीजिए। तो अगर ओ बना देते हैं तो ये हो जाएगा, मतलब ये ओ का हम लोग कर देते हैं, तो ओ बना देने से भी हो जाता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। आइए, ये दूसरा एग्जाम्पल में एसः जो अगच्छत, एसः अगच्छत में हम लोग नहीं देखेंगे ये विसर्ग, विसर्ग से पहले अ है या नहीं। तो पहले अह, ऐसा का हम लोग सीधा सीधी मान लेते हैं कि ऐसा का अ है, मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण और ये अ मिलकर अह है। ये अह को क्या कर दिए, मतलब ऐसा में स मूर्धन्य में जो अ है और ये इधर जो विसर्ग है, ये मतलब अह बन गया। अह का क्या हो गया ना, ओ कर दिए। तो ऐसा का ऐसो कर दिए, ओ का अवग्रह कर दिए। तो ऐसा जो अगच्छत, ऐसो गच्छत। फिर तीसरा एग्जाम्पल को अगर हम तोड़ेंगे उसको, देखिए बालकोयम, इधर मैं तोड़ने के लिए दिया हूं एक एग्जाम्पल, बालकोयम। तो बालकोयम में देखिए इसमें अवग्रह हुआ है। अवग्रह का मतलब ये अ में अवग्रह बनता है, इसका मतलब हम अयम कर देते हैं। और ये ओ किससे बनता है ना, अह से बनता है, इसका मतलब बालको का मतलब बालकः। इस टाइप का जो संधि होता है, ये संधि बहुत सारे हमारा जो किताबें हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं, उसमें ये संधि को ज़्यादातर बहुत सारा प्रयोग करके लिखा जाता है। हम लोग जहाँ जहाँ पढ़ेंगे उसमें वो वाला बहुत सारे शब्द आते हैं और उसको हम लोग संधि तोड़कर पढ़ सकते हैं या संधि करके पढ़ सकते हैं। इसलिए बालक को यम को अगर तोड़ेंगे तो बालकः जोड़ा यम। उत्तो संधि का दूसरा पक्ष भी है। दूसरा एक ये है, क्या है ना, वही वाला है, कोई भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, विसर्ग होगा, उससे पहले अ होगा, मतलब अह। जैसे हम लोग पहले बोले थे अ के बाद विसर्ग या अ, विसर्ग से पहले अ मतलब अह। अह के बाद अगर क्या होगा ना, वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रहेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हम लोग व्यंजन संधि पढ़ाने के समय बोले थे कि जो वर्गीय वर्ण क से म तक होते हैं 25 वर्ण, इसमें क च ट त प जो वर्ग होते हैं, इसका पहला वर्ण क्या होता है ना, क च ट त प, दूसरा वर्ण होता है ख छ ठ थ प, तीसरा वर्ण होता है ग ज ड़ द ब, चौथा वर्ण होता है घ झ ढ ध भ, पांचवा वर्ण होता है व य ण न म। इसमें जो 25 लेटर होते हैं, 25 वर्ण होते हैं, इससे सिर्फ 15 वर्ण लेंगे। तो तीसरा वर्ण क्या लेंगे, तीसरा वर्ण ग ज ड़ द ब होगा, चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ होगा और पांचवा व य ण न म होगा। ये 15 य हलंत, व हलंत, ह हलंत, र हलंत, ल हलंत, ये 5 वर्ण, ये 15 और 5 मिलकर 20 वर्ण से कोई भी वर्ण वाला पद रहेगा। उसके बाद मतलब विसर्ग के बाद, मतलब अह के बाद कोई भी ऐसे वर्ण वाला कोई शब्द रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये अह का डायरेक्टली हम लोग ओ बना देंगे। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण में, मनः जो रथ। देखिए पहला शब्द क्या है, मनः। मनः का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या है, न में अ है, मतलब अह है। अह को क्या करेंगे, ओ कर देते हैं, मनः को मनो कर देते हैं, उसके बाद जो रथ लिखा गया रथ लिख देते हैं। इसका मतलब मनः जो रथ, मनोरथ। ठीक है, अभी समझ में आया। मतलब होता है कि जो अह में क्या हो जाता है ना, ओ बन जाता है। ओ बन जाने से ये हो जाते हैं मनोरथ। फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, वृक्षः जो वर्धते। वृक्ष जुड़ वर्धते, पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, मतलब अह है। अह का हम लोग क्या कर दिए, ओ कर दिए, फिर वर्धते लिख दिए, मतलब वृक्षः जुड़ वर्धते, वृक्षो वर्धते। तो इस तरह का होता है। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इधर देखिए एक शिरोरेखा में लिखे हैं और दूसरे उदाहरण में मैं 2 शिरोरेखा में लिखा हूं। इसका मतलब होता है कि ये एक पद होता है, ये 2 पद होते हैं, वाक्य में बनते हैं। और वाक्य में जो संधि बनते हैं, वृक्ष वर्धते एक वाक्य होता है, इसलिए वाक्य में जब हम लोग उसको संधि करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तो एक ही शिरोरेखा में नहीं लिखिएगा तो 2 शिरोरेखा में लिखिएगा। तो इसका मतलब वृक्ष जो वर्धते, वृक्षो वर्धते। फिर तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग तोड़ने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं, बालो हसती। बालो हसती में ये जो लो है, ओ कार किससे बना है, अह से बना है। इसका मतलब है अह से जो ओ बना है हम लोग अह फिर लिख देते हैं, बालो का मतलब बालाह, उसके बाद जो पद है उसको पद लिख देते हैं, जो बालो हसती का बालाह जोड़ हसती।
इस तरह उत्तो संधि का 2 पक्ष होता है और उसके बाद हम लोग लोप संधि पढ़ाएंगे। उत्तो के बाद लोप संधि का 3 पक्ष होते हैं और 3 पक्ष का पहला पक्ष हम लोग एग्जाम्पल उसका सूत्र से समझाते हैं। ये जो मैं लिखा हूं सह और ऐसा, मानिए उसको याद रखिए कि ये सिर्फ 2 पद के लिए ही ये नियम है। विसर्ग संधि का जो लोप वाला संधि का पहला पक्ष में जो 2 पद में यहाँ लिखा हूं सह और ऐसा, ये सह और ऐसा ये सिर्फ 2 पद के लिए ही ये नियम बनाया गया है। ये नियम क्या है ना, सह मतलब विसर्ग वाला और ऐसा विसर्ग वाला। ये सह ऐसा के बाद क्या होना चाहिए ना, अ को छोड़कर कोई भी वर्ण होगा, मतलब अ नहीं होगा, आ से लेकर कोई भी वर्ण होगा, आ से लेकर ह तक, मतलब कोई भी वर्ण होता है तो क्या होता है ना, ये जो स का जो विसर्ग है और ऐसा का जो विसर्ग है ये विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग मिट जाता है। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर रिपीट करता हूं, सह ऐसा मतलब कह यह कुछ भी शब्द नहीं है, सिर्फ सह ऐसा का जो शब्द है ये शब्द के ये पद के बाद अ को छोड़कर कोई भी लेटर वाला कोई भी वर्ण वाला पद रहता है तो क्या होता है ना, ये जो विसर्ग सह का जो विसर्ग है और ऐसा का विसर्ग है ये विसर्ग मिट जाता है। देखिए एग्जाम्पल आइए देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल में सह जोड़ पठती क्या करते हैं, अगर करेंगे तो उसको मिटा के करते हैं विस पठती, ऐसे कर देते हैं स पठती, विसर्ग लोप हो जाए, हो गया। ऐसा जोड़ आगच्छति, तो विसर्ग लोप कर देने से क्या होगा, विसर्ग मिटा देने से फिर ऐसा आगच्छति, ऐसा आगच्छति। ठीक है, फिर उसको तोड़ेंगे, मान कि स इच्छति दिया गया है, स इच्छति देने से क्या होता है, मतलब यहाँ तो कुछ मतलब जोड़ने वाला कुछ चीज नहीं है, मतलब ये संधि हुआ है। कोई सोचेगा कि यहाँ संधि मतलब संधि नहीं किया गया है, संधि करने के लिए दिया गया, नहीं नहीं, यहाँ संधि हुआ है और संधि तोड़ने के लिए दिया गया, मतलब स में तो विसर्ग लोप होगा। हम लोग नियम से पता चला कि स का जो विसर्ग है वो लोप हो जाता है, मिट जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं स इच्छति को सह जोड़ इच्छति, ऐसा नमति को करेंगे ऐसा जोड़ नमति। उसका दूसरा पक्ष लोप संधि का दूसरा पक्ष क्या होता है, उसका सूत्र है विसर्ग। विसर्ग मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा व लास्ट वर्ण होगा विसर्ग, उससे पहले अ होगा, मतलब अह वाला। उसके बाद क्या होगा ना, अ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण वाला कोई भी पद, उत्तर पद का जो पहला वर्ण होगा अ नहीं होगा, आ से औ तक कोई भी वर्ण वाला पद रहता है तो क्या होगा ना, ये विसर्ग का लोप हो जाता है, माने विसर्ग मिट जाएगा। ठीक है, और इधर मैं ब्रैकेट में एक नियम लिखा हूं, जब हम मिटाते हैं तब हमको पता चलता है कि स्वर संधि का भी नियम लागू हो जाता है, लेकिन लोप होने के बाद और दोबारा संधि नहीं होता है, हम लोग संधि दोबारा नहीं करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखने से पता चलता है कि कुतः जोड़ आगतः। देखिए कुतः जो नियम लागू यहाँ नियम लिखा गया है कि ये पहला पद है, पहला पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, मतलब अह है, अ के बाद क्या है ना, अ नहीं है, आ है, आ होने से क्या होगा ना, विसर्ग को मिट जाता है। तो विसर्ग मिट जाने से क्या होगा, तो विसर्ग मिटा देते हैं, विसर्ग मिटा देने से क्या होगा, कुतः जोड़ आगतः, कुतो आगतः, मतलब विसर्ग मिट गया है। इधर देखिए विसर्ग जो मिट गया तो यहाँ कुतो आगतः को अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ तो में अ है और यहाँ आ है, कोई सोचेगा कि यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, कुत्ता आगतः कर देगा, मतलब परीक्षा में कुत्ता आगतः यहाँ संधि दिया गया होगा और संधि तोड़ने के लिए कहा गया होगा। तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ शायद विसर्ग मतलब जोड़ वाला चिन्ह को मिटा दिया गया है, मिट गया है, और उसको हम लोग जोड़ करके क्या कर देते हैं, फिर संधि कर देते हैं, मतलब कुत्ता आगतः को कुत्ता आगतः कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, इसका मतलब विसर्ग का लोप होने के बाद, विसर्ग मिट जाने के बाद और दोबारा संधि हम नहीं करते हैं, ऑलरेडी एक बार संधि हो चुका है, मतलब कुतः जोड़ आगतः, कुतः आगतः। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल अर्जुनः उवाच। देखिए अर्जुनः अंत में अह है, उसके बाद क्या है ना उवाच, उवाच का मतलब अ नहीं है, अभिन्न स्वर वर्ण है, इसलिए विसर्ग मिट गया है, अर्जुनः उवाच, अर्जुन उवाच। तीसरा एग्जाम्पल को तोड़ने के लिए दिया गया है नृप इच्छति। इधर देखिए नृप इच्छति को यहाँ
कोई सोचेगा कि यहाँ शायद जोड़ का चिन्ह नहीं दिया गया है, इधर जोड़ का चिन्ह लगा के खुद पे खुद क्या कर देंगे, तो उसको गुण संधि बना देंगे, नुप इच्छति नुपेच्छति कर देंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ विसर्ग लोप हुआ है व मिट गया है। अगर उसको हम लोग संधि तोड़ेंगे क्या होगा ना, नुप इच्छति को नुपह जोड़ इच्छति, इस तरह हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब विसर्ग जो मिट जाता है वह लोप वाला संधि में वो कंफ्यूज कर देता है, कंफ्यूज में डाल देता है कि यहाँ संधि शायद दोबारा हो सकता है, लेकिन संधि मत कीजिएगा। एक बार संधि होने के बाद दोबारा संधि नहीं होता है, इसीलिए ये वाला दोबारा मतलब विसर्ग लोप वाला संधि का ये दूसरा पक्ष होता है। इसके बाद हम तीसरा पक्ष पढ़ाएंगे। विसर्ग लोप का तीसरा पक्ष होता है कि कोई भी जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा विसर्ग, विसर्ग से पहले आ होगा। इससे पहले हम लोग जितने भी विसर्ग संधि पढ़े हैं व पढ़कर आए हैं, विसर्ग से पहले अ होता है। अभी देखिए नया नियम अभी एक है कि विसर्ग से पहले अ वाला चला गया, अभी आ वाला आते हैं। मतलब विसर्ग से पहले आ होगा, मतलब देवाहा, बालिकाहा, छात्राहा, वृक्षाहा, गजाहा, मृगाहा, इस तरह कुछ भी आहा वाला कुछ वाला मतलब विसर्ग होगा, मतलब विसर्ग से पहले आ होगा। उसके बाद क्या होगा ना, कोई भी स्वरवर्ण, मतलब अ से लेकर औ तक कोई भी स्वरवर्ण 12 स्वरवर्ण होता है। फिर वर्ग का जैसे हम लोग पहले बोले थे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ग ज ड़ द ब, घ झ ढ़ ध ब, व य ण न म, ये 15 लेटर, और य र ल व, य व ह र ल, ये 5 लेटर, मतलब 32 लेटर। मतलब 32 लेटर से कोई भी 32 वर्णों का कोई भी वर्ण वाला यहाँ उत्तर पद का पहला वर्ण होगा। ठीक है, और थोड़ा रिपीट करते हैं, थोड़ा उसको 32 वाला वर्णों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। उसको क्या क्या नहीं होगा, मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होगा, मतलब क छ ट त प ख छ ट त प नहीं होगा, ये 10 वर्ण चला गया, और स ये 3 स चला गया। बाकी सारे वर्ण होने से क्या होता है ना, ये विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग मिट जाता है। देखिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में बालाहा जोड़ आगच्छन्ति। बालाहा आगच्छन्ति में देखिए बालाहा एक पूर्व पद है, मतलब ये पहला पद है, पहला पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ की मात्रा है, मतलब आहा। आहा होने से उसके बाद जो इधर है आ है, ये कोई भी स्वर वर्ण में आता है या कोई व्यंजन वर्ण आ जाएगा तो इधर इससे व्यंजन वर्ण आएगा तो हो जाएगा। इसका मतलब ये व्यंजन स्वर वर्ण से आ आता है, तो क्या होगा ना, विसर्ग मिट गया है। बालाहा जोड़ आगच्छन्ति, बाला आगच्छन्ति। इसी तरह ऐसा संधि बहुत सारे हम लोग सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं संस्कृत किताब में, ये संधि बहुत प्रयोग होता है। तो हम लोग जब संधि हम लोग पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम लोग उसके साथ हम लोग ये संधि के साथ हम लोग भेंट हो जाएगा। उसको संधि तोड़कर पढ़ सकते हैं और संधि जोड़कर भी पढ़ सकते हैं। और हम लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं, यहाँ विसर्ग कहाँ चला गया है, यहाँ सर बाला आगच्छन्ति का मतलब ये शायद एक वचन हो गया, ऐसे कुछ स्टूडेंट के मन में संदेह आ जाता है। ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ विसर्ग लोप हुआ गया, विसर्ग मिट गया है। बालाहा जोड़ आगच्छन्ति, बाला आगच्छन्ति। दूसरा एग्जाम्पल क्या है ना, देवाहा जोड़ हसन्ति। देखिए कोई भी व्यंजन वर्ण का जो यहाँ में दिया हूँ, 20 व्यंजन वर्ण दिया हूँ, ये 20 व्यंजन वर्ण से ह आ जाता है, इधर ह है, ह आ जाता है, मतलब आहा, मतलब यहाँ जो आहा वाला जो विसर्ग है, ये विसर्ग का लोप हो जाता है, मिट जाता है। तो देवाहा जोड़ हसन्ति, देवा हसन्ति। फिर अगर उसको तोड़ने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा ना, गजा धावंती। कोई बोलेगा यहाँ गजा क्या स्त्रीलिंग में लिखा गया, नहीं, धावंती से पता चलता है यहाँ बहुवचन है, गजा गजो गजाहा, इसीलिए यहाँ विसर्ग मिट गया है। उसको अगर तोड़ेंगे तो विसर्ग, यहाँ संधि को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे ना, गजा धावंती को गजाहा जोड़ धावंती। इसी तरह तो हमारा आज का जो हम लोग यहाँ विसर्ग संधि का 3 पार्ट तक व 3 पॉइंट तक हम लोग पढ़ाए हैं। अगले पार्ट में, अंतिम पार्ट में बाकी अवशिष्ट विसर्ग संधि का पढ़ाएंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी किसी भी प्रकार संदेह है, हम लोग यहाँ सूत्र के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, सूत्र के माध्यम से पढ़ाते हैं, और सही तरीके से उसको आप लोग समझिएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं जैसे पहले बोला था और एक बार बोलता हूँ कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको हल करने के लिए कोशिश करूँगा। आज मैं इतना ही। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।